2019 में आप लोगों ने देखा होगा EWS यानी कि सामान्य जो वर्ग है ना, उसके जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उन्हें 10% आरक्षण की बात कही गई थी संविधान के संशोधन 103वें के तहत 2019 में और लोकसभा चुनाव के पहले। तो सभी पार्टियों ने इसका स्वागत भी किया था और इस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया है और अब आगे भी 10% आरक्षण जनरल कैटेगरी को मिलता रहेगा। और इसमें आप देखिए जो बेंच गठित की गई थी उसमें 5 न्यायाधीश थे, तो 3 इसके पक्ष में थी और 2 इसके विपक्ष में थे। आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी रहता है कि विषम संख्या पीठ में क्यों रखी जाती है, पीठ की जो बेंच गठित की जाती है 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह की संख्या क्यों रखी जाती, इस तरह की क्यों संख्या नहीं रखी जाती है कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो। देखिए क्या रहेगा अगर मान लीजिए कि इसी बेंच का उदाहरण आप लोग देख लीजिए, 5 की जगह अगर आप सोचिए 4 होते तो 2 इसके पक्ष में हो जाते, 2 इसके विपक्ष में हो जाते और कोई निर्णय ही नहीं निकलता। इसलिए कम से कम विषम संख्या इसलिए रखी जाती है कि 5 में से 3 तो इसके पक्ष में रहेंगे या 3 इसके विपक्ष में रहेंगे, तो कम से कम कोई निर्णय तो निकलेगा, बराबरी तो नहीं होगी। तो इसके बारे में EWS आरक्षण के बारे में एक हम लोग सामान्य जानकारी देख लेते हैं। और अभी आप सभी जानते हैं कि आपका EWS के लिए 10% आरक्षण की बात हुई है और OBC के लिए OBC यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की बात की गई है। लेकिन याद रखिए कई राज्यों में 14% OBC वर्ग को आरक्षण दिया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश आप देख लीजिए। और SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5% की बात की गई है। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संविधान संशोधन को वैधता को बरकरार रखा है और यह भारत भर में सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में सवर्णों को यानी कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। जो बाकी OBC वर्ग है या आप देखिए ST SC वर्ग है, इन्हें आर्थिक आधार पर नहीं आरक्षण मिला है, इन्हें आप देखिए शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर पिछड़ेपन के कारण आरक्षण मिला है। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं की गई थी, लेकिन इसमें की गई है, ये याद रखिएगा। तो 103वें संविधान संशोधन को संविधान की आधारभूत संरचना को भंग करने वाला नहीं कहा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और EWS कोटा समानता और संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करता है और मौजूदा आरक्षण के अलावा यह आरक्षण संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन भी नहीं करता है। यह आरक्षण पिछड़े वर्गों को शामिल करने के लिए राज्यों द्वारा सकारात्मक कार्रवाई का एक माध्यम है और राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में प्रावधान करने में सक्षम बनाकर आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। और आरक्षण न केवल सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए बल्कि वंचित वर्ग के हेतु भी महत्वपूर्ण है। और मंडल आयोग द्वारा निर्धारित 50% की अधिकतम सीमा के आधार पर EWS के लिए आरक्षण का प्रावधान आधारभूत संरचना का खंडन नहीं है, क्योंकि इसकी उच्चतम सीमा में लचीलापन है। और इंदिरा साहनी जो फैसला आया था 1992 में, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित 50 सीमा का नियम लचीला था और इसके अलावा इसे केवल SC ST और SEBC और OBC समुदाय के लिए लागू किया गया था, ना कि सामान्य वर्ग के लिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, आप लोग जानते होंगे। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 28 जनवरी 1950 में हुई थी। संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और याद रखिए इसमें अभी वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, एक आपका मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए इनके कार्यकाल की उम्र यानी कि सेवानिवृत्ति की उम्र रखी गई है 65 साल। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे आप देखेंगे क्या देखेंगे आप लोग कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग जिनके लिए पहले से ही अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) में विशेष प्रावधान किए गए हैं, सामान्य या अनारक्षित श्रेणी से एक अलग श्रेणी में आते हैं ये सब। और अल्पमत का नजरिया आरक्षण को एक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शक्तिशाली
तंत्र के रूप में डिजाइन किया गया था। और आर्थिक मानदंड को शामिल करना SC/ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को इस श्रेणी में इन श्रेणी से बाहर करना और यह मानना कि ये लाभ उन्हें पहले से प्राप्त है अन्याय है। ये किसने कहा है? जो इसके विपक्ष में थे। EWS कोटे में एक समान अवसर देना एक पुनर्मूल्यांकन तंत्र हो सकता है और SC/ST OBC का बहिष्कार समानता कोड के खिलाफ भेदभाव करता है और आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है। और 50% की अधिकतम सीमा के उल्लंघन की अनुमति देना भविष्य में भी उल्लंघन के लिए एक कारक बन सकता है और जिसका परिणाम कंपार्टमेंटलाइजेशन खंडों में विभाजन होगा। ये जो इसके विपक्ष में थे ना, उनका ये नजरिया था। ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की बात करें तो 10% EWS कोटा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके पेश किया गया था। इसमें 15(6) और 16(6) जोड़ा गया था और यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि हेतु शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आरक्षण के लिए दिया गया है। और यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण नीति द्वारा कवर नहीं किए गए गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु अधिनियमित किया गया है। और यह केंद्र और राज्य दोनों को समाज की EWS को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम भी बनाता है। इसके महत्व की बात करें तो असमानता को संबोधित करता 10% कोटे का विचार प्रगतिशील है और भारत में शैक्षिक तथा आय असमानता के मुद्दों को संबोधित कर सकता है, क्योंकि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उनकी वित्तीय अक्षमता के कारण उच्च शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में भाग लेने से बाहर रखा गया है। और आर्थिक पिछड़ों को मान्यता तो पिछड़े वर्ग के अलावा बहुत से लोग या वर्ग ऐसे हैं जो भूख और गरीबी की परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब है सीधा सा ये कि आप देखेंगे कि बहुत से ST SC OBC के लोग ऐसे हैं जो अमीर हैं और ऐसे जनरल कैटेगरी में बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो गरीबी में जी रहे हैं। संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रस्तावित आरक्षण उच्च जातियों के गरीबों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करेगा और जाति आधारित भेदभाव में कमी। और इसके अलावा यह धीरे धीरे आरक्षण से जुड़े कलंक को हटा देगा, क्योंकि आरक्षण का ऐतिहासिक रूप से जाति से संबंध रहा है और उच्च जाति वाले इस लोगों को हे दृष्टि से देखते हैं। और आप देखिए ST SC के साथ भेदभाव रहा है, आज भी आप देखते हैं होता रहता है। तो 1947 के पहले आप जो जाइए, उस समय तो आपके पास स्वतंत्र सरकार नहीं थी, न्यायपालिका नहीं थी, पुलिस व्यवस्था भी नहीं थी आपकी स्वतंत्र। तो उस समय क्या स्थिति रही होगी, इसको लेकर चिंताएं क्या जताई जा रही हैं। तो इसमें आप देखेंगे डेटा की अनुपलब्धता। EWS कोटे में उद्देश्य और कारण के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से अधिक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनकी वित्तीय अक्षमता के कारण उच्च शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में भाग लेने से बाहर रखा गया है। और इस प्रकार के तथ्य संदिग्ध हैं, क्योंकि सरकार ने इस बात का समर्थन करने के लिए कोई डेटा तैयार नहीं किया है। और आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ जातिगत जनगणना नहीं होती है, उसकी बाघ उठती रहती है। अगर जातिगत जनगणना हो तो मालूम चले किस जाति की कितनी संख्या है। मनमाना मानदंड। इस आरक्षण हेतु पात्रता तय करने के लिए सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानदंड अस्पष्ट हैं और यह किसी डेटा या अध्ययन पर आधारित नहीं है। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार से सवाल किया है कि क्या राज्यों ने EWS आरक्षण देने के लिए मौद्रिक सीमा तय करते समय हर राज्य के लिए प्रति व्यक्ति GDP की जांच की है। आंकड़े बताते हैं कि भारत के राज्यों में प्रति व्यक्ति आय व्यापक रूप से भिन्न है। जैसे गोवा में प्रति व्यक्ति आय 4 लाख रुपये है, जो कि सबसे अधिक है, और बिहार में आप देखेंगे प्रति व्यक्ति आय 40,000 रुपये है। ये औसत निकाली जाती है। ठीक है। और आगे की राय इसमें क्या हो सकती है, तो अब समय आ गया कि चुनावी लाभ के लिए आरक्षण के दायरे का लगातार विस्तार करने की भारतीय राजनीतिक दलों की प्रवृत्ति को रोका जाए। साथ ही यह महसूस किया जाने लगा कि आरक्षण सामाजिक आर्थिक समस्याओं का रामबाण इलाज नहीं है। और आपको मालूम है कि ये राजनीति रहती है सबसे ज़्यादा, और 2019 के पहले लाना, चुनाव के पहले लाना बीजेपी की भी रणनीति थी कि कोई पार्टी विरोध भी नहीं कर पाएगी और इसका श्रेय भी उसे मिल जाएगा, और ये हुआ भी। विभिन्न मापदंडों के आधार पर आरक्षण देने के बजाय सरकार को शिक्षा की गुणवत्ता और अन्य प्रभावी सामाजिक उत्थान के उपायों पर ध्यान देना चाहिए, और इससे उद्यमिता की भावना पैदा होगी, जो कि उन्हें नौकरी तलाशने की बजाय नौकरी प्रदाता की स्थिति में पहुंचाएगी। और एक बात आपको बता दूं, ये स्थायी नहीं था आरक्षण। आप देखिए, आरक्षण को बाद में हटाने की बात की गई थी कि एक समय ऐसा आएगा
कि सब अच्छी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, समानता हो जाएगी, तो आरक्षण कोई स्थायी प्रावधान नहीं था। ठीक है। और आप लोग देखिए कि इस तरह के मुद्दे पर कोई विरोध भी नहीं कर पाता है। अगर कोई विरोध करता है तो आप देखिए उसे जनरल विरोधी घोषित कर दिया जाता। जैसे आप देखिए कि एस टी एस सी को आरक्षण ना देने की बात होती है जैसे ही, तो उसे एस टी एस सी विरोधी, दलित विरोधी कह दिया जाता है उस पार्टी को, और उससे चुनाव में नुकसान भी होता है। तो इस तरह के फैसलों पर, इस तरह के जो भी टॉपिक रहते हैं बड़े सेंसिटिव रहते हैं, वहाँ हर कोई पीछे हट जाता है। तो आप लोग भी अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो वहाँ बड़ा न्यूट्रल होकर जवाब दिया करिएगा, क्योंकि यहाँ आप देखिए कि अगर एक पक्ष में आप लोग बोल जाते हैं तब भी नुकसानदायक है, और लगातार दूसरे पक्ष में रहते हैं, एक को पूरी तरह से नकार देते हैं, तब भी आपके लिए नुकसानदायक रहता है। और वैसे भी इस तरह के टॉपिक के बारे में एक जानकारी होनी चाहिए हमारे देश में जब बना हुआ है मुद्दा तो। ठीक है।